जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों आए दिन 498 टाइप की जो पुलिस एफआईआर होती है उसके बाद में क्लाइंट के माइंड में एक बात आती है कि मुझे अग्रिम जमानत लेना या नहीं लेना। एंट्री सपेटरी बेल लेने के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए सबसे पहले आपकी एफआईआर हो चुकी है 498 केस की, और उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है कि इसमें सेक्शन कौन कौन से लगाए गए हैं। अगर मान लीजिए आपके केस में 498A हो गया, 406 हो गया, 504, 506, 323, 341, 34, इस तरह के जो सेक्शन लगे हुए हैं मान लीजिए सिंपली, तो उस सिचुएशन में आपको एंट्री सपेटरी बेल की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो 498 टाइप का केसेज होता है, जो डोरी का केस, दहेज का केस है, इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। कोई भी क्राइम ऐसा होता है जो 7 साल से नीचे का होता है, उसमें आपको एंट्री सपेटरी बेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 7 साल से अबाव है तो आप एंट्री सपेटरी बेल के लिए जाइए, लेकिन अगर 7 साल से कम है, जैसे 3 साल का हो गया, ये तो 498 टाइप का केस तो 3 साल का ही होता है, उसमें भी जुर्माना वगैरह होता है, फाइन होता है, सज़ा भी 90% सज़ा नहीं होती है, तो आपको एंट्री सपेटरी बेल इन सेक्शन पे कभी भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सेक्शन रिपीट कर देता हूँ एक बार। 498A, 406, 323, 341, 504, 506, ठीक है, 294 हो गई, इस तरह के जो सेक्शन है नॉर्मली बेसिस, इन पे आपको एंट्री सपेटरी लेने की कभी भी गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको हरासमेंट या गिरफ्तारी की कर रही है, तो आपकी एप्लीकेशन CRPC 482 हाईकोर्ट में डाल के गाइडलाइन जारी करा ले कि पुलिस हमको परेशान करी, तंग कर रही है। गाइडलाइन जारी हो जाएगी, आपको पुलिस बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि एंट्री सपेटरी बेल लेना कब चाहिए। मान लीजिए आपका 498 टाइप का केस है, उसमें जैसे 304B हो गई दहेज हत्या केस की, अटेम्प्ट टू मर्डर की हो गई, 307 हो गई, ठीक है, 325, 324, इस तरह के जो 7 साल से अभाव के क्राइम, 354 छेड़ाछाड़ी का आरोप जिसमें डायरेक्टली गिरफ्तारी होती है, 377 हो गई। ऐसे कोई एलिगेशन या फॉल एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं और आप एक रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, क्योंकि पुलिस के पास इन सेक्शनों में डायरेक्ट गिरफ्तार करने का पावर होता है और पुलिस आपको गिरफ्तार कर भी सकती है। कई बार हरासमेंट होता है, कहीं फैमिलीज़ को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री सपेटरी बेल लगा देनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि 498 टाइप का केस एक तरह से कहते हैं कि धंधा टाइप का बनता जा रहा है। हर कोई पैसों की डिमांड कर रहा है, चाहे पुलिस ले लो, वकील ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर पा रहा। 498 केस में 2018 की दिसंबर में गिरफ्तारी बंद कर दी गई थी, आपको पता हो तो। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप रीड करना चाहोगे, अन्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला, स्पेशल फैमिली केस के लिए यह कि इसमें कब गिरफ्तारी होगी, कब नहीं होगी, क्या इसका प्रोसेसिंग होता है, आप उसको एक बार रीड करिए, आप गूगल से सर्च करके, डेफिनेटली आपको उसमें पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपके ये सेक्शन लग गए हैं 307 के, 324 के, कोई मारपीट के, ऐसा मेडिकल फेंक बना के, अब आपको पुलिस के पास तो गिरफ्तारी का पावर है भाई, आपने गलती लगे है, लेकिन फिर भी आप एंट्री सपेटरी बेल लेके या फिर नोटिस बेल लेके कम से कम उनकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन तो कराइए। पुलिस आपको गिरफ्तार तो नहीं करेगी, टॉर्चर तो नहीं करेगी। तो एंट्री सपेटरी बेल लेने का जो नॉर्मल सेक्शन होते हैं उसमें दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपके जो ये इस तरह के सेक्शन 307, 354, 377, 376 इस टाइप की सेक्शन लगा दी गई है किसी भी फैमिली मेम्बर पे, आप पे, तो फिर आपको एंट्री सपेटरी बेल डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको काफ़ी हरासमेंट करेगी। प्लस आपको कोई सा भी केसेज होता है, आपको जो आप हरासमेंट हो रहे हो, जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको हाई कोर्ट में एक बार 482 में लेके जाइए। गाइडलाइन भी जारी होगी, फॉल्स जो एलिगेशन है वो भी निकलेंगे, सेक्शन भी निकलेंगे और आपके फैमिली के नाम भी निकलेंगे। तो आप प्लीज़ सबसे पहले हाई कोर्ट की तरफ जाइए। पुलिस के पास कहीं केसेज आज मुझे ये भी आते हैं, पैसे ले भी लेती है, नाम भी नहीं निकलते हैं,
आईओ चेंज हो जाता है, एक तरफा कार्रवाई पे फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, फिर आपके नाम जुड़ जाते हैं, टाइम मनी दोनों ही आपका वेस्ट हो जाता है। इससे बेटर आप हाई कोर्ट में जाइए, एक बार आपकी एफआईआर होते ही गाइडलाइन जारी कराइए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार से हरासमेंट नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको जो मैं समझाना चाह रहा था समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़िए, लेकिन अपना नंबर ना छोड़िए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात